हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ये बहुत ही व्यापक तौर पर संवैधानिक सुधार था, अधिनियम था, इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया, हमसे परिचित करवाया इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, ताकि हमारी इंडिपेंडेंस 1947 से पहले हमें ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इट वॉज बेस्ड ऑन साइमन कमीशन रिपोर्ट। जो साइमन कमीशन रिपोर्ट आई थी 1929 के अंदर, उस पर बेस्ड था। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 से 32 में, उस पर बेस्ड था। एंड वाइट पेपर 1933 में जो आया था उस पर बेस्ड था। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक्ट माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये एक्ट। क्या क्या था, डेट्स हम याद रखेंगे। सबसे पहले साइमन कमीशन 1929, रिपोर्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 to 32, देन वाइट पेपर 1933 तक था। द एक्ट एम्ड टू प्रोवाइड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और ये जो एक्ट था ये प्रोवाइड करता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतों को स्वायत्तता। इस्टेब्लिश अ फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, कि ऐसा ढांचा बनाइए जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूटेड दिखे। एंड इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शंस, और डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होने चाहिए। बट इट अल्टीमेटली फेल टू सेटिस्फाई इंडियन नेशनलिस्ट, लेकिन भारतीय राष्ट्रवादियों को ये संतुष्ट करने में फिर भी असक्षम रहा था। चलिए इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ग्रोइंग इंडियन पोलिटिकल मूवमेंट्स, अब भारत के अंदर क्या है, उग्रवादी आंदोलन बढ़ते जा रहे थे, लोगों में राष्ट्रवादी प्रेरणा थी, वो जल्दी से जल्दी स्वराज की कामना कर रहे थे कि हमें स्वराज मिले। इसके लिए हमने लास्ट वीडियोज़ में कवर किए हैं। 1919 का एक्ट, 1927 में साइमन कमीशन आया था, उसके अंदर वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द 1919 एक्ट। 1919 एक्ट को रिव्यू किया, बट इंडियंस ने बॉयकॉट कर दिया इसे, साइमन कमीशन को नकार दिया गया। एंड हैड नो इंडियन मेंबर्स, और इसमें कोई भी मेंबर्स नहीं था, इसीलिए इसे नकार दिया गया था। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 से 32 के अंदर। उसका एम क्या था, डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फेल्ड बट ब्रिटिश रिलेक्टेंस टू ग्रांट सेल्फ रूल, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो सेल्फ रूल के लिए मान नहीं रहे थे, इसीलिए वो फेल हो गई थी। गांधी इरविन पैक्ट आया था। गांधी इरविन पैक्ट कब आया था, 1931 में आया था। ब्रॉड द कांग्रेस टू द नेगोशिएटिंग, अब वो चाहते थे कि कांग्रेस को नेगोशिएट करके, बट डिड नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट कंसेशंस। ठीक है, वो नेगोशिएशन चाहते थे बट ऐसा नहीं हुआ। ये था गांधी इरविन पैक्ट। द वाइट पेपर कब आया था, ये सब डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट पेपर आया था 1933 में। आउटलाइन द फ्रेम वर्क ऑफ द 1935, और इस वाइट पेपर ने क्या किया था, 1935 के एक्ट को एक आउटलाइन किया था, बट रिजेक्टिंग फुल डोमिनेंस स्टेटस फॉर इंडिया। लेकिन फिर इसका रिजेक्शन हो गया था, रिजेक्टिंग फुल डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। ब्रिटिश इंटेंशंस क्या थे इसको लेकर, द ब्रिटिश वांटेड टू कंट्रोल इंडियन एस्पिरेशन, अब भारतीयों की महत्वाकांक्षाओं पर राज करना चाहते हैं ब्रिटिश, वाइल अपीयरिंग टू इंट्रोड्यूस पॉलिटिकल रिफॉर्म, लेकिन वो इंडियंस को थोड़े बहुत रिफॉर्म्स का लालच देते हैं। द एक्ट वाज मीन्ड टू डिवाइड नेशनलिस्ट लीडर, ये एक्ट चाहता था कि जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं वो आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाए, बाई गिविंग लिमिटेड ऑटोनॉमी, उन्हें थोड़ी बहुत स्वायत्ता हम दे देते हैं, इससे वो क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। रूल, डिवाइड एंड रूल का ब्रेक किया इसमें। एंड द प्रोविंशियल लेवल वाइल कीपिंग सेंट्रल पावर फर्मली इन ब्रिटिश हैंड्स, और जितने भी पावर्स थी वो किसके हाथों में दे दी गई थी, सेंट्रली ब्रिटिश लोगों के हाथों में दी थी। की फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट की फीचर्स ऑफ 1935 के शासन अधिनियम का की फीचर्स। अबॉलिशन ऑफ डायआर्की यानी द्वि शासन का खत्म करना, द्वैवाद शासन को खत्म करना। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और इसके जगह प्रांतीय स्वायत्ता को बढ़ावा देना। डायआर्की विच हैड फेल्ड इन प्रोविंसेस, प्रांतों में फेल हो चुका था द्विशासन अंडर द 1919 पैक्ट, हमने एक्ट पढ़ा था, वॉज कम्प्लीटली एबॉलिस्ड, इसे पूर्ण रूप से एबॉलिश कर दिया गया था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर गिवन ऑटोनॉमी, और प्रांतों की सत्ता शासन को ऑटोनॉमी दी गई थी। मीनिंग इंडियन मिनिस्टर्स हैड फुल कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल सब्जेक्ट, अब इसका मतलब था जितने भी भारतीय मंत्री थे उनका कहाँ पर फुल कंट्रोल था, कि इंडिया के सब्जेक्ट पे, इंडिया के प्रोविंसेस पे फुल कंट्रोल, कि अब वो पूरी तरीके से राज कर सकते थे।
ऐसी ऑटोनॉमी उन्हें दे देना। गवर्नर स्टिल हैड स्पेशल पावर्स, लेकिन गवर्नर को अभी भी स्पेशल पावर्स थी, इंक्लूडिंग द एबिलिटी ऑफ ओवर राइड द गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। अभी भी जो गवर्नर के पास ऐसी राइट थी कि वो प्रोविंशियल गवर्नेंस जो थी, जितनी भी प्रांतीय स्तर पर शासन थी, उसे भी ओवर राइड कर सकते थे, उनकी बातों को नकार सकते थे। नाउ हम देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे संघवाद की स्थापना होती है, एक्सेप्ट द एक्ट प्रपोज अ फेडरल स्ट्रक्चर। अब एक फेडरल यानी संघीय ढांचा हम देख पा रहे हैं, संघीय ढांचा को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इंडियन प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स विच कुड वॉलंटरी ज्वाइन द फेडरेशन। Then, however, the federation never come into effect. The princely states refused to join. Princely ब्रिटिश इंडिया क्या होती है? जहाँ पर ब्रिटिश लोग राज करते हैं, और प्रिंसली स्टेट जहाँ पर राजा महाराजाओं का साथ है, लेकिन वो चाहे तो वॉलंटरीली ज्वाइन कर सकती है इस फेडरेशन को। देन हाउएवर द फेडरेशन नेवर कैम इनटू इफेक्ट, ये फेडरेशन कभी इफेक्ट में ही नहीं आया था, सिर्फ प्रपोजल था। द प्रिंसली स्टेट्स रिफ्यूज टू ज्वाइन, और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स से जिन पे महाराजा राजा शासन कर रहे थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इस फेडरेशन को ज्वाइन करने से। नाउ बाईकैमरल लेजिस्लेचर हमें देखने को मिलती है सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर हम दुई प्रकार की लेजिस्लेशन, दुई प्रकार की विधान सभा हम देख पाते हैं। द सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज डिवाइडेड इंटू टू हाउसेज। फर्स्ट था काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे आज राज्यसभा कहते हैं, अपर हाउसेज जिसे कहा जाता है, उच्च सदन जिसे कहा जाता है। मेंबर्स वर पार्टली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। पार्शियली मतलब होता है मेंबर्स को सिर्फ पार्शियली भेदभावपूर्ण तरीके से अलग अलग करके इलेक्ट कर दिया जाता, अलग अलग करके नॉमिनेट किया जाता था अपर हाउस में। फेडरल असेंबली थी लोअर हाउस, जिसका नाम था मेंबर्स वर इलेक्टेड बट ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइजीज, कुछ समय के लिए कुछ ही लोग उन्हें वोट कर सकते थे। वो 10% रूल जो था वोट का, वो अभी भी जारी था। द वॉइसरॉय हैड फुल कंट्रोल ओवर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो केंद्र में प्रशासन था उसको सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसने किया? वॉइसरॉय ने किया। एंड कुड ओवर राइड द लेजिस्लेचर, अब लेजिस्लेचर को, विधानसभा परिषद को ही पूरी तरीके से ओवरराइड कर दिया गया था। एक्सटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है हमें। एक्सटेंशन यानी बढ़ावा दिया सेपरेट इलेक्टोरेट्स को, कि जिनका भी इलेक्शन है वो सेपरेट होगा। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, सांप्रदायिकतावादी प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। द एक्ट एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम्स, सिख्स, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, डिप्रेस्ड क्लास यानी शेड्यूल कास्ट, इन सभी के लिए अपना सेपरेट इलेक्शंस सुझाया गया था। दिस डिपेंड कम्युनल डिवीज़न, इससे क्या होता है? सांप्रदायिकता डिवीज़न डिवाइड होता है। प्रिवेंटिंग अ यूनाइटेड नेशनलिस्ट फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब हम देखने को मिलता है कि ये जो है एक तरह से, और ये चीज़ जो है वो कम्युनल डिवीज़न को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, प्रिवेंट करती है नेशनलिस्ट फ्रंट ऑफ अगेंस्ट द ब्रिटिश। इससे जो राष्ट्रवादी थे वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। डिविजन्स ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविजन्स, क्या क्या पावर्स को डिवीज़न किया, कैसे किया गया? द एक्ट डिवाइडेड 3 लिस्ट आई थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। आज जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कहते हैं, उसे उस समय फेडरल लिस्ट कहा जाता था, जिसमें कैसे मुद्दे आते थे? डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स और रेलवेज। ये तीनों चीज़ें कब आती थी, किस समय आती थी? सेंट्रल लिस्ट में आती है। प्रोविंशियल लिस्ट जो स्टेट का, हम आज जिसे स्टेट लिस्ट कहते हैं, उस समय उसे प्रोविंशियल कंट्रोल कहा जाता था, जिसमें एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ आता था। कॉन्करेंट लिस्ट में शेयर्ड बाय सेंटर एंड प्रोविंशन, दोनों के बीच का पार्ट, जिसपे दोनों में शामिल होते थे वो मुद्दे, लाइक क्रिमिनल लॉ एंड लेबर वेलफेयर। गवर्नर जनरल वॉइसरॉय जो था रिटेन फुल कंट्रोल ओवर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, स्वायत्ता थी उसकी, इंक्लूडिंग डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। चाहे हम मिलिट्री देखें या फिर फॉरेन अफेयर्स, विदेशों से संबंध देखें, सिर्फ गवर्नर जनरल को वो अधिकार था उस पर कंट्रोल करने का। नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, अब फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। अब फेडरल कोर्ट वॉज क्रिएटेड, एक फेडरल कोर्ट, संघीय कोर्ट की स्थापना हुई टू क्रिएटेड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, जो लोगों के बीच के कन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, उन्हें डिजॉल्व करे, डिस्प्यूट को ख़त्म करे बिटवीन सेंटर, प्रोविंस एंड प्रिंसिपल स्टेट। लोगों के साथ साथ स्टेट से लेकर सेंटर के, प्रोविंस और स्टेट्स के, इन सभी के मैटर्स को सॉल्व करे। हाउएवर द प्रीवी काउंसिल इन ब्रिटेन रिमेन द हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ अपील। प्रीवी काउंसिल जो थी ब्रिटेन में, वही थी हाईएस्ट कोर्ट।
इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, अब भारतीय सेवाओं का, सिविल सेवाओं का इंडियनाइजेशन, भारतीकरण हो गया था। पब्लिक सर्विस कमीशन जो थी PSC वर स्ट्रेंथन, और मजबूत किया गया, PSC को और मजबूत किया गया। बट सीनियर सिविल सर्विसेज पोजीशंस रिमेंड लार्जली अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, लेकिन जो हायर अथॉरिटीज़ थी सिविल सर्विसेज में वो किसके अंडर आती है, ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, अब इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। प्रोविंसेस गेन्ड ऑटोनॉमी इन 1937, प्रांतों को स्वायत्ता मिलती है 1937 में। एंड इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शंस भी होते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वॉन 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है 8 आउट ऑफ 11 प्रांतों में, वो 8 को जीत जाती है। एंड फॉर्म्ड गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाती है। हाउएवर द गवर्नर्स स्पेशल पावर्स लिमिटेड देयर फंक्शनिंग, अब गवर्नर के पास की पावर्स को लिमिटेड, उसके फंक्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। इन 1939 हम देखते हैं कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन, लेकिन कांग्रेस के मिनिस्टर जो थे वो रिजाइन कर देते हैं इस चीज़ से, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड विदाउट कंसल्टिंग इंडियंस, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उनका वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, ब्रिटिश लोगों का प्रोटेस्ट में, क्योंकि वो इंडियंस से डिस्कस ही नहीं करते। इसीलिए इंडियंस क्या करते हैं, इंडियंस जो है 1939 में रिज़ाइन कर देते हैं कांग्रेस के मिनिस्टर्स सभी के सभी। सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट हम देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था सिग्निफिकेंस में, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई थी, अ स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट, स्वायत्त खुद के लोकल शासन पर एक स्टेप था। द एक्ट अलाउड इंडियन मिनिस्टर्स फुल कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, ये एक्ट अलाउ करता है इंडियन मिनिस्टर्स को फुल कंट्रोल करने के लिए सब्जेक्ट्स को, विच वॉज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड। बाद में ये एक अच्छा रहता है स्टेप, इंडियन मिनिस्टर्स अभी अपना फुल कंट्रोल करेंगे सारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे जितने भी विच इज़ रिलेटेड टू द प्रांत। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन कुड गवर्न देमसेल्फ, पहली बार इंडियंस खुद को गवर्न करेंगे एट द हायर लेवल, स्टेट लेवल, थ्रू ब्रिटिश, अंडर द ब्रिटिश सुपरविजन। निरीक्षण किसका रहेगा, ब्रिटिश लोगों का। फर्स्ट अटेम्प्ट एट अ फेडरल स्ट्रक्चर की और फर्स्ट अटेम्प्ट था। फेडरेशन नेवर मैटरलाइज, द एक्ट लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज फेडरल गवर्नेंस सिस्टम, ये जो एक्ट था ये इंडिया के संघीय ढांचे की, संघीय सिस्टम गवर्नेंस की नींव रखता है। स्ट्रेंथन इंडियन पॉलिटिकल अवेयरनेस, और ये चीज़ किस चीज़ को स्ट्रेंथन करती है, मजबूती प्रदान करती है कि इंडिया के अंदर जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस जागृत होना, राजनीतिक शक्ति का जागृतिकरण। द कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस, अब जो कांग्रेस का रूल था प्रांतों में 1937 से 1939 में, गेव इंडियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस इन सेल्फ गवर्नमेंट, अब इंडियंस को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया गया था कि आप कैसे करके जो है शासन चला सकते हो। ठीक है, बेसिस फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस चीज़ का बेस था, किस चीज़ के लिए नींव रखी गई थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के लिए जो हमें संवैधानिक तौर पर मिलने वाला था, ये उसकी बेस थी। नाउ मेनी प्रोविजंस, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस आए थे, सच एज फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें या फिर डिवीज़न ऑफ पावर्स की हम बात करें, डिवीज़न ऑफ पावर माने पावर का बांट देना, एंड बाय कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय हाउस की हम बात करते हैं, लेजिस्लेचर की बात करना, विधानमंडल की, वर लेटर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की जो इस एक्ट में देखने को मिलते हैं हमें। फेडरेशन फेल्ड हो जाती है, द प्रिंसली स्टेट्स रिफ्यूज टू ज्वाइन, जितने भी राजा महाराजाओं वाले इलाके थे जो प्रिंसली स्टेट से जिसमें महाराजाओं का राज था, वो मना कर देते हैं कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे इस फेडरेशन को, जो फेडरेशन बनाई गई थी। मेकिंग द प्रपोज्ड फेडरल स्ट्रक्चर मीनिंगलेस, वो कहते हैं ये सब बकवास है, मीनिंगलेस है, कोई इसका तुक नहीं है। गवर्नर जनरल रिटेन्ड सुप्रीम पावर, अभी भी गवर्नर जनरल भी जो था वो सुप्रीम अथॉरिटी था। द वाइसराय स्टिल कंट्रोल डिफेंस, वाइसराय को किस क्या क्या अधिकार था, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड इमरजेंसी पावर्स थे। ही कुड ओवरराइड प्रोविंशियल डिसीजंस, फिर भी स्वायत्ता को खत्म कर रहा था, जो प्रोविंशियल प्रांत अपने डिसीजन लेते थे उनको ओवरराइड कर रहा था, नेग्लेक्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था। मेकिंग रियल ऑटोनॉमी की बात करते हो, रियल ऑटोनॉमी देने की, आप वास्तविक स्वायत्ता देने की बात करते हो, लेकिन ये तो मीनिंगलेस है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज इंक्रीज्ड, अब यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिकता का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ रहा था।
सबको अलग अलग अधिकार दे दिए गए थे वोटिंग के, सेपरेट इलेक्टोरेट्स बना दिए गए थे और एक्सपेंडेड, वो बढ़ रहे थे, क्रिएटिंग डीपर हिंदू मुस्लिम डिविजन्स। अब हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज़्यादा वो आ गया था, दूरियां आ गई थी, राइट, क्योंकि कम्युनल को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा मिला था। दिस मूव अल्टीमेटली स्ट्रेंथन, और यही जो पड़ाव था इस चीज़ ने स्ट्रेंथन किया डिमांड फॉर पाकिस्तान, कि हमें पाकिस्तान चाहिए। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन आता है जिसमें हमें डिमांड की गई थी हमारे से कि हमें पाकिस्तान चाहिए फॉर ओनली मुस्लिम्स। अब हम देखते हैं लिमिटेड फ्रेंचाइजीज थी, 10% रूल्स, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि इंडियंस को, जो एलीट क्लास थे, एलीट यानी अभिजात वर्ग लोगों को ही सिर्फ वोट देने का अधिकार था, बाकी किसी को नहीं था। एज वोटिंग बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी के, एजुकेशन, टैक्स, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उन्हें वोटिंग राइट्स थी। नो रियल कंट्रोल ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट। द एक्ट डिड नॉट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर। इस एक्ट ने कोई भी जवाबदेह सरकार जो केंद्र में हमारे ऊपर राज करे ऐसी नहीं बनाई थी। किसी भी तरीके से इस तरह की हमारे सामने सरकार नहीं लेकर आए थे। द गवर्नर जनरल रिमेन्ड ऑल पावरफुल एंड इंडियंस हैड नो से इन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी। इंडियंस का रोल नहीं था अपनी ही डिफेंस पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में पार्टिसिपेट करने का। फेलियर टू एड्रेस नेशनलिस्ट डिमांड्स, और यही कारण था कि जो नेशनलिस्ट डिमांड थी वो फेल हो जाती है। नेशनलिस्ट डिमांड्स यानी जो ब्रिटिश सरकार थी वो इस चीज़ में फेल हो गई थी कि वो जो राष्ट्रवादी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाई थी। कांग्रेस एंड अदर नेशनलिस्ट, जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे और अदर राष्ट्रवादी, रिजेक्टेड द एक्ट, उन लोगों ने इस एक्ट को रिजेक्ट कर दिया था 1935 के शासन अधिनियम को, डिमांडिंग फुल इंडिपेंडेंस। वो चाहते थे अभी भी हमें ये सब आप 1935 लेके आ रहे हैं, 1919 ला रहे हैं, 1909 लेकर आ रहे हैं, ये रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हमें फुल ऑटोनॉमी चाहिए, हमें ही शासन करना है, आप निकल जाइए हमारे देश से। रियल नेशनलिस्ट तो यही चाहते थे। देन, जिसे हम उग्रवादी भी नेता कहते हैं। रिएक्शंस टू द एक्ट, क्या क्या रिएक्शंस थे अब देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जितनी भी थी, कांग्रेस के मेंबर्स थे, अपोज द एक्ट, इस एक्ट को अपोज किया। डिड नॉट ग्रांट फुल सेल्फ रूल, इसीलिए अपोज किया क्योंकि इन्होंने सेल्फ रूल दिया ही नहीं था हमें। still contested 1937 elections and formed Congress ministers in several provisions। और फिर भी जितने भी पार्टिसिपेशंस थे उन्होंने फिर भी भाग लिया और वो जीते भी, एज अ कांग्रेस मिनिस्टर भी बने थे वो बाद में। रिजाइंड इन 1939 में फिर रिजाइन किया एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एक्शंस इन WWII। उन्होंने फिर रिज़ाइन किया क्योंकि वर्ल्ड वॉर में उन्होंने बिना उनकी परमिशन के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना हम देख पाते हैं। वेलकम सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इट स्ट्रेंथन मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी। मुस्लिम लोगों की अलग ही पॉलिटिकल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथनिंग, मजबूती मिली थी। लेटर यूज द कम्युनल डिवीजन टू जस्टिफाई डिमांड फॉर पाकिस्तान। फिर 1940 में पाकिस्तान हमारा हो, मुस्लिम लोगों का हो, ऐसे ही डिमांड बढ़ी थी। ब्रिटिश व्यू देखते हैं। द ब्रिटिश सॉ द एक्ट द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बिफोर इंडिपेंडेंस। अब ब्रिटिश लोग देखते हैं इस एक्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के तौर पर, संवैधानिक सुधार के तौर पर, जो क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बाद डायरेक्ट इंडिपेंडेंस के लिए एक्ट आता है। हाउएवर दे डिड नॉट फुल्ली इम्प्लीमेंट इट, इस चीज़ को पूरी तरीके से इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड राइजिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट। कंक्लूजन देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लास्ट मेजर ब्रिटिश, लास्ट था ये ब्रिटिश लोगों द्वारा बनाया गया रिफॉर्म इंडिपेंडेंस के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। इट ग्रांटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी थी। इट फेल टू इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, लेकिन ये चाहते हुए भी अपनी अथॉरिटी को छोड़ नहीं रहे थे और भारत को पूरी आज़ादी नहीं दे रहे थे। द प्रपोज्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया नेवर मैटरलाइज्ड एंड ब्रिटिश कंट्रोल रिमेन्ड फर्म, रहा था बना हुआ ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल। द एक्ट डिपेंड कम्युनल डिवीज़न, इससे हमारे भारत में कम्युनल डिवीज़न आया था, सांप्रदायिकतावादी जो भेदभाव हुआ था, एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द डिमांड ऑफ पाकिस्तान की डिमांड बढ़ी थी 1940 के अंदर। डिस्पाइट इट्स फ्लॉज इट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड फिर हमारे लिए फाउंडेशन रखा गया था और हमें 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। तो इस वीडियो में हमने देखा 1935 के भारत शासन अधिनियम को। नेक्स्ट वीडियो में हम ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद अब भारतीय 47 जो इंडिपेंडेंस एक्ट है वो आता है, जिसमें हमें स्वतंत्रता मिल गई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।